पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यू इक्विवेलेंस के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं व्यू इक्विवेलेंस क्या होता है, क्या कंडीशंस होते हैं शेड्यूल्स के जो ये बताते हैं कि दोनों जो शेड्यूल्स हैं वो व्यू इक्विवेलेंट हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीरियलाइजेबिलिटी में हम बात करें तो सीरियलाइजेबिलिटी में हम करते क्या है, जो भी नॉन सीरियल शेड्यूल होता है उसको हम प्रूव करते हैं कि इसका कम से कम एक ऐसा सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल होगा जिसके चलते आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर कम से कम एक सीरियल शेड्यूल अगर मिलता है, मतलब अगर आपका नॉन सीरियल शेड्यूल का अगर इक्विवेलेंट एक सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है तो पक्का है कि वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी में हम नॉन सीरियल शेड्यूल को किसी भी सीरियल शेड्यूल से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर देखो कोई शेड्यूल अगर व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है, तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना होगा कि आपके उस पर्टिकुलर शेड्यूल में कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हैं। आपको क्या देखना होगा, उस पर्टिकुलर शेड्यूल में कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। जैसे अगर मान लो एक शेड्यूल है आपका एस, और एस में आपके पास दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, तो बट ऑब्वियस से कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होंगे, फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो ट्रांजैक्शन है तो फैक्टोरियल 2 पॉसिबल होंगे। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, 2 into 1, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो पॉसिबिलिटीज है सीरियल होने की। मतलब या तो पहले T1 एग्जीक्यूट हो जाए देन T2, और या तो T2 एग्जीक्यूट हो जाए देन T1। ये बात मुझे समझ में आ गई, मतलब मुझे ये बात समझ में आई कि पहले क्या एग्जीक्यूट हो जाए, T1 देन T2, या T2 एग्जीक्यूट हो जाए देन T1। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब अगर बात करें, अगर कोई शेड्यूल एस है और उसमें तीन ट्रांजेक्शन है T1, T2 और T3, तो बट ऑब्वियस है जो सीरियल की पॉसिबिलिटीज है वो क्या होगी, फैक्टोरियल 3। तो n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज होती है, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल अगर मैं 3 कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, 3 into 2, कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सीरियल होने की। कौन कौन सी, जैसे T1, T2, T3, T1, T3, T2, देन T2, T1, T3, then T2, T3, T1, then T3, T1, T2, then T3, T2, T1. These are the possibilities. ठीक है, तो ऐसे टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी सीरियल शेड्यूल की। ओके, वैसे ही अगर आपके पास 4 ट्रांजैक्शंस है तो फैक्टोरियल 4, इट मींस टोटल 24 पॉसिबिलिटीज होंगे सीरियल शेड्यूल की। ठीक है, तो अगर आप याद करो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हम क्या करते थे, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते थे। ठीक है, और प्रेसिडेंस ग्राफ के बाद मुझे पता चल जाता था कि अगर ये साइक्लिक है तो कैसा होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। फिर हम क्या करते थे, जिसका भी जो इन डिग्री है, ठीक है, जिसका भी इन डिग्री 0 है उसको हम रिमूव करते जाते थे, और फाइनली हम क्या करते थे, उसका सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल निकाल पाते थे। ठीक है, तो हमें पता चल पाता था कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में ग्राफ को देख के कि इसका सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होगा। लेकिन व्यू में आपको सारे पॉसिबल सीरियल शेड्यूल पर चेक करना पड़ेगा। यही मेन प्रॉब्लम है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की, मतलब हर पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो दो ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, टोटल आपके पास दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है फैक्टोरियल 2 मींस 2 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो गई, T1 T2 और T2 T1। और एक कौन सी पॉसिबिलिटीज है, नॉन सीरियल के सीरियल होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो दो शेड्यूल आपके पास दो ट्रांजेक्शंस हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहले T1 एग्जीक्यूट हो जाए देन T2, या पहले T2 एग्जीक्यूट हो जाए देन T1। अब अगर आपके पास T1
T2 और T3 तीन ट्रांजेक्शन है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? तो पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगे T1, T2, T3, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होगी, जैसा अभी हमने देखा था। T1, T3, T2, then T2, T1, T3, then T2, T3, T1, then T3, T1, T2, then T3, T2, T1. So these are the possibilities. ये हमारी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, जब आपके पास तीन ट्रांजेक्शन हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर पॉसिबिलिटी के साथ आपको चेक करना पड़ेगा, T1, T2, T3 के साथ, T1, T3, T2, ऐसे ये सारी पॉसिबिलिटीज के साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन सीरियल शेड्यूल के साथ आपको व्यू इक्विवेलेंसी चेक करनी पड़ेगी हर पॉसिबिलिटीज के साथ, ठीक है। अब जो चेक करना है वो क्या चेक करना है, अगर कोई शेड्यूल, मान लो हमारे पास दो शेड्यूल्स हैं, सपोज दैट S1 एंड S2, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि जो S1 शेड्यूल है S2 का व्यू इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सारी पॉसिबिलिटीज पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस होते हैं, उन 3 कंडीशंस को सारी पॉसिबिलिटीज के साथ हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं, और जिस किसी भी पॉसिबिलिटीज के साथ अगर वो सेटिस्फाई हो गया, किसी भी पॉसिबिलिटीज के साथ, जैसे हमारे पास यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो बट ऑब्वियस है जो नॉन सीरियल शेड्यूल है उसका जो ये सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल है, अगर अगर आपके उस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, जो 3 कंडीशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो पक्का है वो क्या होगा, व्यू इक्विवेलेंस होगा। वो 3 कंडीशन क्या है, यहाँ है आपके 3 कंडीशन। तो फिर से समझो, हमें क्या करना होता है, ये जो 3 कंडीशंस हैं जो हम अभी समझने वाले हैं, अगर ये 3 कंडीशन आपके, जैसे मान लो 2 ट्रांजेक्शन है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, T1, T2, T2, T1। अगर 3 ट्रांजेक्शन है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हो गई है, 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो अगर ये 3 रूल्स जो है, ये जो आपके 3 कंडीशंस जो गिवन है, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटीज पे, तो पक्का है जो नॉन सीरियल शेड्यूल है वो आपका व्यू इक्विवेलेंस होगा। अगर व्यू इक्विवेलेंस होगा तो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। तो समझते हैं ये जो 3 कंडीशंस हैं वो क्या है। सो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज अ वीकर देन कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस, but like conflict equivalence it is based on only read and write operation of transactions, जैसे कि conflict equivalence में होता था, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर 2 शेड्यूल्स हैं, let S1 and S2 be 2 schedules with the same set of transactions, जिसमें ट्रांजेक्शंस जो है वो सेम है, ठीक है। सो S1 and S2 are view equivalent if the following 3 conditions are met, ठीक है। अब S1 और S2 जो होंगे वो व्यू इक्विवेलेंट होंगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है, फॉर ईच डेटा आइटम Q इफ ट्रांजैक्शन TI रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q इन शेड्यूल S1 देन ट्रांजैक्शन TI मस्ट इन शेड्यूल S2 आल्सो रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। मतलब अगर पहले शेड्यूल में कोई ट्रांजैक्शन TI है और वो डेटा आइटम X को रीड करता है या किसी डेटा आइटम को रीड करता है, तो दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को रीड करे। ध्यान रखना, फिर से समझो, अगर पहले शेड्यूल में कोई ट्रांजैक्शन TI और अगर मान लो डेटा आइटम X है उसको रीड करता है, तो दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजैक्शन TI उस डेटा आइटम X को रीड करेगा, ठीक है। पहला कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल रीड दोनों शेड्यूल में सेम होना चाहिए। एग्जांपल से समझेंगे, बस इसका अगर लॉजिक समझो, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो इनिशियल रीड होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है समझते हैं। सेकंड कंडीशन ये है, फॉर ईच डेटा आइटम Q इफ ट्रांजैक्शन TI executes read in schedule S1 and that value was produced by the transaction TJ, then transaction TI must in schedule S2 also read the value of Q that was produced by transaction TJ। अब समझना, अब ये जो सेकंड पॉइंट है वो इंटरमीडिएट रीड की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर इंटरमीडिएट करस्पॉन्डिंग रीड है वो सेम होने चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन
कोई वैल्यू रीड करता है जो कि इनिशियल रीड नहीं है, इनिशियल रीड नहीं है, ठीक है। सो किसी दूसरे ट्रांजेक्शन की लिखी हुई वैल्यू को अगर ट्रांजेक्शन रीड करता है जो इनिशियल रीड नहीं है, तो सेम ट्रांजेक्शन दूसरी लिखी हुई वैल्यू को रीड करेगा दूसरे ट्रांजेक्शन में भी। इसका मतलब इंटरमीडिएट रीड भी सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। For each data item Q, the transaction that performs the final write operation in schedule S1 must perform the final write operation in schedule S2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फाइनल राइट होना चाहिए पहले शेड्यूल में, ठीक है, जो फाइनल राइट होगा, जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू फाइनल राइट हो रहा होगा, ठीक है, सेम दूसरे शेड्यूल में भी फाइनल राइट उसी ट्रांजैक्शन के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, मींस फाइनल राइट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंस होगा, और अगर व्यू इक्विवेलेंस है तो पक्का है यहां जो व्यू इक्विवेलेंस हो रहा है वो इक्विवेलेंट शेड्यूल किसके है, सीरियल शेड्यूल के, इसलिए व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे अगर आप देखो तो हमारे पास S1 जो है उसमें दो ट्रांजैक्शन है, T1 और T2। ठीक है, अब आप देखो तो S1 क्या है, नॉन सीरियल शेड्यूल है। अब दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, तो सबसे पहले मुझे पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी कि अगर ये नॉन सीरियल शेड्यूल है S1 तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है सीरियल होने की। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो T1 पहले एग्जीक्यूट हो जाए देन T2, या तो T2 पहले एग्जीक्यूट हो जाए देन T1। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा पहले पॉसिबिलिटीज की। अगर पहले पॉसिबिलिटी पे ही मेरी ये जो तीनों कंडीशन हमने यहां डिस्कस किया, अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो तीनों कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम रुक जाएंगे और बोलेंगे व्यू इक्विवेलेंस है। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो मुझे सेकंड को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि पहले T1 एग्जीक्यूट हो देन T2। तो मैंने क्या किया, ये जो T1 है, यहां देखो यहाँ T1 लिखा देन T2, तो पहले T1 एग्जीक्यूट करना है, तो बट ऑब्वियस है T1 के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको एक साथ कर दो। तो रीड एक्स राइट एक्स को मैंने एक साथ लिख दिया, वैसे भी एक साथ लिखा हुआ था, और रीड वाई और राइट वाई जो बाद में एग्जीक्यूट हो रहे थे उसको भी मैंने एक साथ लिख दिया, बिकॉज मुझे इसका सीरियल इक्विवेलेंट बनाना है ना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं पहला कंडीशन की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे पहले T1 एग्जीक्यूट होगा देन T2, इसको मैं बोल रहा हूं S1। ठीक है, जिसको मुझे चेक करना है, और दूसरा जो मैं क्या बना रहा हूं, ये आपका T1 और T2 के हिसाब से उसको मैं S2 बोल रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर से समझो। मेरे को करना क्या है कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि ये जो S1 शेड्यूल है वो व्यू इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, कितने ट्रांजेक्शन हैं, तो दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। चलिए अच्छी बात है, तो T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या देखना होगा, ये आपका नॉन सीरियल शेड्यूल होगा, बट ऑब्वियस है सीरियलाइजेबिलिटी की बात है तो नॉन सीरियल शेड्यूल है। इस नॉन सीरियल शेड्यूल के कितने इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होंगे, तो इस T1 T2 को लेके दो ही इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होंगे, या तो T1 पहले एग्जीक्यूट होगा देन T2, और या तो T2 पहले एग्जीक्यूट होगा देन T1, दो ही है। तो इन दोनों को हमको एक एक करके चेक करना है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को चेक करना मतलब T1 पहले एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर T1 एग्जीक्यूट होगा तो इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने यहां देखो जो S1 का S2 बनाया वो क्या बनाया, इसको देख के बनाया कि पहले T1 एग्जीक्यूट हो, तो मैंने सारे ऑपरेशन T1 के पहले लिख दिए, रीड एक्स राइट एक्स एक साथ लिखे हुए थे, और जो बाद में हो रहा था रीड वाई राइट वाई वो भी मैंने पहले लिख दिया, बिकॉज मुझे इसका सीरियल इक्विवेलेंट बनाना है। तो मैंने पहला केस क्या लिया हुआ है चेक करने के लिए, T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, तो अब यहां देखो T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा केस में क्या लूंगा, T2, तो बट ऑब्वियसली रीड एक्स और राइट एक्स इसके जस्ट बाद हुआ, और रीड वाई और राइट वाई को इसके बाद लिख दिया, एक साथ लिख दिया। तो पहले यहाँ T1 एग्जीक्यूट हो रहा है देन T2 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि सबसे पहला काम मैंने क्या किया है कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज में आपने क्या देखा कि कितने सीरियल पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने देखा कि दो ट्रांजेक्शन से तो केवल आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, T1 T2 या T2 T1। अब मैंने यहाँ क्या बनाया, S1 को देखते हुए
आपने पहला जो पॉसिबिलिटीज है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। तो आपने लिखा T1 देन T2। तो T1 की आपने पॉसिबिलिटीज ऐसे लिखी कि T1 पहले पूरा एग्जीक्यूट हो जाए सीरियली। तो आपने पूरा पूरा जो इंस्ट्रक्शंस था उसको एक साथ लिख दिया, ठीक है, और फिर T2 का, ठीक है। तो यहां तक बात मुझे समझ में आ गई। अब आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि अब आपका जो S1 है जो दिया हुआ है और S2 आपने इसके अकॉर्डिंग बनाया, ये दोनों आपके व्यू इक्विवेलेंस हैं या नहीं है, ठीक है। और व्यू इक्विवेलेंस में आपको पहला कंडीशन चेक करना है, आपको देखना है कि आपका जो इनिशियल रीड होना चाहिए दोनों ही शेड्यूल में सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट, इनिशियल रीड दोनों शेड्यूल में सेम हो। कैसे चेक करेंगे? अब यहां सबसे पहले देखो डेटा आइटम कौन कौन से हैं। तो डेटा आइटम आपको दिख रहा है एक्स है और वाई है, दो ही डेटा आइटम है। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, एक्स है वाई है, बस एक्स और वाई है, दोनों में ही एक्स और वाई है। बट अभी ऐसे S1 को देखते हुए आपने S2 बनाया है तो एक्स और वाई ही मिलेंगे आपको। तो डेटा आइटम एक्स और वाई मिल गया। अब आपको सबसे पहले इनिशियल रीड की बात करना है। इनिशियल रीड मतलब जो सबसे पहले रीड करे एक्स को और सबसे पहले रीड करे वाई को। तो अगर आप यहां देखो तो सबसे पहले एक्स को रीड करने वाला T1 है सबसे पहले, ठीक है। और वाई को रीड करने वाला सबसे पहले कौन है? वाई को रीड करने वाला भी देखो T1 ही है। तो एक्स को रीड करने वाला T1 है, देखो यहां पहले रीड हुआ, यहां तो T2 बाद में आ रहा है। यहां रीड वाई पहले T1 कर रहा है, देन T2 बाद में रीड कर रहा है। तो इनिशियल रीड मतलब ये आपका एक्स वाला हो गया और ये आपका वाई वाला हो गया। तो दोनों ही देखो जो इनिशियल रीड है वो T1 के थ्रू है, क्योंकि दो ही डेटा आइटम है एक्स और वाई। तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि एक्स को T1 रीड कर रहा है और वाई को भी T1 रीड कर रहा है इनिशियली। तो बट ऑब्वियस है, पहला रूल बोलता है जो इनिशियल रीड करेगा S1 में वही S2 में अगर इनिशियल रीड करता है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो अगर आप S2 में देखो तो यहां इनिशियल रीड T1 कर रहा है एक्स को और वाई को T1 ही कर रहा है, उसके बाद ये सारे के सारे ऑपरेशन है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है यहां भी इनिशियल रीड एक्स को T1 कर रहा है और वाई को भी इनिशियल रीड T1 ही कर रहा है। तो दोनों कंडीशन दोनों ही शेड्यूल्स में S1 और S2 में पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज इनिशियल रीड सेम ट्रांजेक्शन से हो रहा है। यहां इनिशियल रीड T1 से हो रहा है और यहां भी इनिशियल रीड एक्स और वाई का T1 के थ्रू ही हो रहा है, दोनों ही सेम है। इसका मतलब पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि जितने भी इंटरमीडिएट रीड है, इंटरमीडिएट मतलब जो इनिशियल रीड नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये रीड एक्स, अब ये इंटरमीडिएट है, इनिशियल तो नहीं है, पहले रीड हो चुका है एक्स, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इनिशियल नहीं है, पहले वाई भी रीड हो चुका है, तो ये इंटरमीडिएट रीड है। तो जितने भी, पहला वाला मुझे पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, पहला पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है कि अगर पहले शेड्यूल में कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर एक्स को रीड कर रहा है और पहले शेड्यूल में कोई ट्रांजेक्शन वाई को रीड कर रहा है, तो आपको क्या देखना है, दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजेक्शन उसको रीड करे, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में जो इनिशियल रीड करेगा वही दूसरे शेड्यूल में इनिशियल रीड करेगा, तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ये हो चुका है। अब मुझे इंटरमीडिएट रीड की बात करनी है। इंटरमीडिएट रीड की बात करेंगे तो यहां देखो जो इंटरमीडिएट रीड है मैंने आपको बताया रीड एक्स और रीड वाई, ये इनिशियल नहीं है, इंटरमीडिएट है, रीड हो चुका है उसके बाद रीड मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी इंटरमीडिएट करस्पॉन्डिंग रीड होंगे, जैसे इस राइट के बाद देखो रीड हो रहा है, ठीक है, इस राइट के बाद ये रीड हो रहा है, तो जितने भी इंटरमीडिएट करस्पॉन्डिंग रीड होंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन कोई वैल्यू को रीड करता है जो कि इनिशियल रीड नहीं है, इंटरमीडिएट रीड है, ठीक है, और वो क्या रीड कर रहा है, किसी दूसरे ट्रांजेक्शन के लिखी हुई वैल्यू को रीड कर रहा है, तो दूसरे शेड्यूल में उसी ट्रांजेक्शन की लिखी हुई वैल्यू ही रीड होनी चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, यहां एक्स की राइट की वैल्यू ये रीड एक्स कर रहा है कौन, T2, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रीड। यहां वाई की वैल्यू को राइट, जो वाई की वैल्यू जो वाई पे राइट है, ठीक है, जो वाई डेटा है उस पर राइट जो है वो कौन कर रहा है, T1, और उसको रीड कौन कर रहा है, T2, ठीक है। तो लिखा हुआ किसने है, T1 ने, और रीड कौन कर रहा है, T2 ने। यहां भी देखो
यहाँ राइट किसने किया हुआ है, T1 ने, और रीड इंटरमीडिएट कौन कर रहा है, T2। यहाँ भी रीड बाई कौन कर रहा है, T2, क्योंकि मुझे दोनों देखना पड़ेगा, दोनों ही डेटा को देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ इंटरमीडिएट रीड जो है, रीड ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो इनिशियल है, ए इंटरमीडिएट रीड है, और ए इंटरमीडिएट रीड ऑफ वाई। तो देखो यहाँ राइट एक्स T1 ने किया और रीड किसने किया, T2 ने, यहां भी T2 ने किया था, और राइट बाई T1 ने किया, रीड किसने किया, T2 ने। तो पक्का है यहां भी जो इंटरमीडिएट रीड हो रहा है वो सेम है, T2 ही इंटरमीडिएट रीड कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन ये बताता है कि आपका जो फाइनल राइट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, फाइनल राइट, ठीक है। तो अब आपको फाइनल राइट की बात करनी है, ठीक है। पहले शेड्यूल में एक्स पर फाइनल राइट कौन कर रहा है, देखो एक्स पर फाइनल राइट। तो पहले शेड्यूल में फाइनल राइट जो हो रहा है, फाइनल मतलब सबसे लास्ट वाला, ये देखो राइट एक्स है, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में एक्स पर फाइनल राइट T2 ने परफॉर्म किया, ठीक है। इसके बाद देखो आपको कोई राइट नहीं मिलेगा एक्स वाला, क्योंकि दोनों देखने हैं, एक्स भी है और वाई भी है, तो दोनों पे बात करनी है। तो इसके बाद कोई राइट ऑपरेशन नहीं है एक्स पे ध्यान रखना। तो पहले शेड्यूल में एक्स पर फाइनल राइट T2 ने किया, परफॉर्म किया, ठीक है, और वाई पे भी राइट T2 ने परफॉर्म किया। इसके बाद देखो कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों पे T2 ने राइट परफॉर्म किया है, एक्स और वाई दोनों पे T2 ने फाइनल राइट परफॉर्म किया है पहले शेड्यूल में। अब हम देखेंगे S2 में भी फाइनल राइट T2 का ही होना चाहिए एक्स पर और वाई पे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर यहाँ फाइनल राइट की हम बात करें तो ये फाइनल राइट है, ठीक है। इसके बाद राइट ऑफ एक्स नहीं मिलेगा किसी भी शेड्यूल में, और ये फाइनल राइट वाई है, इसके बाद वाई पे राइट कहीं नहीं मिलेगा, और ये दोनों ही T2 ने किया है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, क्यों, क्योंकि फाइनल राइट सेम है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है तीनों ही कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो पक्का है जो S1 है और जो S2 है वो कैसे हैं, व्यू इक्विवेलेंस। और व्यू इक्विवेलेंस होने के साथ साथ जो S2 है वो कैसा है, सीरियल शेड्यूल है, सीरियल शेड्यूल है। अगर ये सीरियल शेड्यूल है तो S1 का व्यू इक्विवेलेंट S2 है जो कि सीरियल है, और अगर सीरियल है इसका मतलब इसकी सीरियल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहां जो इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो सीरियल है, इसीलिए ये आपका व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। क्यों, क्योंकि जो इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो अपने आप में ही सीरियल है, और अगर सीरियल है इसका मतलब इस शेड्यूल का सीरियल इक्विवेलेंट पॉसिबल है, इसीलिए यह व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है। तो मैंने पहला ही कंडीशन चेक किया T1 और T2 और मुझे मिल गया कि ये व्यू इक्विवेलेंस है, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि ये व्यू इक्विवेलेंस है और इसीलिए ये आपका व्यू सीरियलाइजेबल भी है। तो होप आपको यहां आप समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे व्यू इक्विवेलेंस निकालना होता है या हमें कैसे व्यू इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना होता है।